हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उसको पढ़ा है और आज एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, 10 मार्क्स तो मिनिमम एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा ही जाएगा उसका, और लगभग मतलब मान के चलें कि हर दूसरे साल उसका क्वेश्चन पूछा जाता है और आसान भी है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन उसको शॉर्ट करने के भी कुछ तरीके हैं, उसको भी सीखेंगे। टॉपिक का नाम है डायगोनलाइजेबिलिटी। क्या नाम है? डायगोनलाइजेबिलिटी ये, या फिर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 ही है। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा और टॉपिक नंबर 6 है डायगोनलाइजेबिलिटी या डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी सभी एंट्रीज जीरो हो जाएं। क्या बोला? जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, बाकी सभी एंट्रीज जीरो हो जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको एक यहां पर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, सभी एंट्रीज नॉन जीरो होंगी, पूछा जाएगा बताइए क्या ये डायगोनलाइजेबल है, क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो डायगोनलाइजेबिलिटी इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डायगोनलाइजेशन और टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। तो पहले तो एक डेफिनेशन आप समझो जरा। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स के पहले सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस। अब सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में जरा समझो। दो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं। अभी लिखना मत, पहले समझ लो। ए और बी एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं अगर मान लो कि ए को हम कन्वर्ट कर सकें इस तरह से कि ए बराबर हो पी बी पी इनवर्स के, पी बी पी इनवर्स के, और पी इनवर्स बी पी के। ऐसे दोनों बातें लिखी जा सकती है। तो फिर ए को बी के सिमिलर बोलेंगे, वहीं दूसरी तरफ कि बी को ए के सिमिलर कैसे बोलेंगे? ए इधर पहुंच जाए, बी इधर आ जाए। तो फिर ये मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? सिमिलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे टू मैट्रिसेस, या लेट करके ऐसे लिखना, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then A is said to be similar to B if ऐसे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि A जो है वो सिमिलर होगा B के, A सिमिलर B। अब जब A सिमिलर है B के तो B भी सिमिलर होगा A के। ऑल्सो B इज सिमिलर टू A इफ, देखो B को कैसे लिखेंगे? B लिखेंगे ऐसे, P A P इनवर्स या P इनवर्स A P, ऐसे P इनवर्स A P। तो ये होता है कुछ इस फॉर्म का। फिर आप कहेंगे कि B इज सिमिलर टू A। तो पहले तो आप सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट समझ लो। P B P इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है कि दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं। आपको डिजिट वाइज देख करके दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, उन दोनों की आइगन वैल्यूज सेम आएगी। समझ में आया? ये देखने में अलग अलग हो सकते हैं ए और बी, लेकिन उन दोनों की जो आइगन वैल्यूज है वो सेम आएगी। मतलब कहने का यह है कि पहला और दूसरा जो भी अलग अलग मैट्रिक्स देखने में बने होंगे वो एक ही
बेसिस से जनरेट हो रहे होंगे, यानी उसका आइगन स्पेस सेम होगा। याद है ना बेसिस, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिससे पूरा वेक्टर स्पेस क्रिएट किया जा सके। तो जो हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, एक मैंने कराया था, एक आपको दिया था वो, तो वे दोनों क्वेश्चंस आपको यहां सॉल्व करने हैं। तो अब आप लिखो सिमिलर के बाद डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस। लिखो हेडिंग डायगोनलाइजेबिलिटी ऐसे, डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है, डायगोनलाइजेबिलिटी। देखो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब वो सिमिलर हो एक डायगोनल मैट्रिक्स के। ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ए बी के सिमिलर है तो ए बराबर पी बी पी इनवर्स लिख रहे हैं। अब हम यहां पे लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स जो दिखने में आपको बहुत बड़ा सा नजर आएगा, अगर उसको आपको डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर बना दिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, अदर एंट्रीज आर जीरो। तो फिर सिमिलर यहां बी की जगह डी हो जाएगा। सिमिलर का मतलब बी की जगह डी, दोनों मैट्रिक्स एक जैसे, तो फिर यहां ए को डी के, डी बोल रहा हूं मैं, डी मतलब डायगोनल, तो फिर बी की जगह डी बोला जाएगा। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है दोनों एक जैसे। तो कोई भी मैट्रिक्स, पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ अगर डायगोनल में कन्वर्ट किया जा सके तो उसको डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। लेकिन वो सभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज क्वेश्चंस हैं जो डायगोनलाइजेबल होंगे। कौन होंगे? जो सिमिलर होंगे। लेकिन किसके सिमिलर? डायगोनल मैट्रिक्स के। तो बस इतनी ही बात करनी है। लिखो लेट, या ऐसे लिखना, अ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be diagonalizable if A is similar। हाँ जी, देखो ये वर्ड देख रहे हो ना, सिमिलर, सिमिलर, A is similar, सिमिलर एक जैसा, टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिख देना डी, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स को लास्ट लेक्चर में सीखा, उसको हमने डी से लिखना सीखा था। दैट इज अगर ए जो है सिमिलर का मतलब होता है पी इनवर्स और डी पी, ऐसे पी इनवर्स और डी पी। आ रही बात समझ? और करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू डी, ये भी है। तो एक्चुअली तो ये है बात कि पी ए पी इनवर्स डी के बराबर आ जाए। और करके देखो ऐसे भी लिख देंगे इसको, और करके ए इज इक्वल पी डी पी इनवर्स, पी डी पी इनवर्स। अभी पीछे मैंने दिखाया ना आपको, सिमिलरिटी दो तरह से लिखी जा सकती है, पी बी पी इनवर्स या पी इनवर्स बी पी। ये कुछ और नहीं है, पी और पी इनवर्स तो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बन जाती है, बाकी ये बी रहेगा तो ए और बी दोनों बराबर ही हो जाए एक तरह से। तो फिर यही बात यहां कही जा रही है, दो तरह से बोल रहा हूं मैं, पी इनवर्स डी पी कहेंगे तो ऐसा, या फिर ऐसे। इधर देखो, ये पी पहले लिखा, इनवर्स बाद में, तो इसके हिसाब से आप इसे क्या कहेंगे? देखो पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू किसके? डी के बराबर हो। तो ये जो आपके सामने है ना, यही नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसकी? डायगोनलाइजेबिलिटी की, कि पी ए पी इनवर्स डी के बराबर आ जाए, पी ए पी इनवर्स डी के बराबर आ जाए। अब पी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात पी है, पी
is the matrix of eigenspace E lambda, eigenspace E lambda। अब ये eigenspace क्या होता है? eigenspace कुछ और नहीं है, आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है। याद करो, आइगन वेक्टर्स जब हम सबको एक साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का लेक्चर याद करो, उसमें हमने 3 आइगन वेक्टर्स निकाले थे, 3 आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वही आइगन वेक्टर्स है, उनको एक साथ कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना दिया तो उसका नाम ही P है। आगे बात समझ, लिख लो यहां पर ए लैम्डा, इसमें कौन होगा? इसमें x होंगे, x मतलब वेक्टर्स, कैसे कि ax इज इक्वल लैम्डा x, ax इज इक्वल लैम्डा x, और लैम्डा क्या थी लैम्डा? आइगन वैल्यूज, ax इक्वल आइगन वैल्यूज, दैट इज basis set of आइगन वेक्टर्स। तो ये आइगन वेक्टर्स का बेसिस सेट कहलाता है, उनको अगर एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं तो, ठीक है, एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये बात समझ लो कि कोई भी वेक्टर, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब P A P इनवर्स बराबर D हो या P इनवर्स A P बराबर D हो, दोनों बातें चल सकती हैं। और इसमें P की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि P क्या है? P है आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स। तो अब क्या करना है डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए? ध्यान से सुनो, डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू निकालने के बाद आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर्स जब आ जाएंगे तो उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, उसे P कहेंगे। और फिर जब P आ जाएगा तो उसका इनवर्स भी निकालना है, P इनवर्स। और फिर उसके बाद P तो आइगन वेक्टर्स का, उसका इनवर्स भी निकाल चुके हैं, P इनवर्स, और A क्वेश्चन में गिवन होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जो डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। सिर्फ डायगोनल पे एंट्री होगी, बाकी सब जीरो हो चुका होगा। और वो डायगोनल वाली एंट्रीज कोई और नहीं होंगी, वो आइगन वैल्यूज ही होंगी। आगे बात समझ? तब आपको इसको पूरा वेरीफाई करके ये दिखाना है कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ये डायगोनलाइजेबल हैं। क्या है वो? डायगोनलाइजेबल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ मैं रिजल्ट्स आपको लिखवा रहा हूं, थ्योरम्स की तरह है वो, लेकिन आपको उसे प्रूफ नहीं करना, जस्ट उसको यूज करना है। तो उनके एप्लीकेशन से भी हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करते हैं। लिखो सम रिजल्ट्स या रिजल्ट्स, रिजल्ट नंबर 1 ऐसे लिखना। ध्यान से सुनना, मैं वापस बार बार आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का वो लेक्चर जो है इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो थे वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वो हमने करा दिया था, और इक्वल आइगन वैल्यू वो आपको दिया हुआ है, कर लिया होगा सॉल्व। उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें पहले क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही थी। क्या क्या थी वैल्यूज बताओ जरा? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 0 3 15, याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन, वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर आपकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है एंड इक्वल है नंबर ऑफ या इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तो फिर सीधा सीधा डायगोनलाइजेबल होगा। और वो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जो भी लिखा होगा उसके डायगोनल पर वो एलिमेंट्स या वे आइगन वैल्यूज लिख दीजिए बस। तो पहला रिजल्ट यही है। क्या लिख रहे हैं? इफ नंबर ऑफ, या ऐसे लिखना, इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, आइगन वैल्यूज आर distinct and equal to, हाँ जी, and equal to क्या?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, then A is diagonalizable. A is diagonalizable. ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं, A जो है वो diagonalizable होगा, diagonalizable होगा। क्या मतलब है इसका, इस वाले रिजल्ट का? इस वाले रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपने आइगन वैल्यूज निकाली और आइगन वैल्यूज निकाल करके आप ये देख पाए कि उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो फिर वो डायगोनलाइजेबल होगा। अब इसको एक क्वेश्चन की तरह समझिए आप, लिखिए क्वेश्चन, शो दैट, और ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, मैं वही क्वेश्चन बना रहा हूं जो मैंने आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर का पहला क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, आप मुझे बताओगे क्या था वो। शो दैट द मैट्रिक्स, बोलिए जरा मैट्रिक्स क्या था फर्स्ट, जिसमें 0 3 15 आंसर आ रहा है। बोलो मैट्रिक्स रो वाइज। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ठीक, is diagonalizable। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा एग्जाम में, अगर आपको शो करना है कि डायगोनलाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल, तो देखो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइगन वैल्यूज वाले, आइगन वेक्टर्स वाले लेक्चर वाला। बताओ, अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से, चाहे वहां से देखो या बिना देखे सॉल्व करो, आप इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालो 0 3 15। ये सेम ये कर चुके हैं आप, मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी सॉल्व्ड इन टॉपिक नंबर 4, टॉपिक 4 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और जल्दी से फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। हाँ जी, क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो। मॉडुलस A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0 किया था, और आप लैम्डा क्यूबिक इक्वेशन मुझे बताएंगे, लैम्डा क्यूबिक इक्वेशन विदाउट माइनस, लैम्डा क्यूब इक्वल करके, लैम्डा क्यूब है जी 18 लैम्डा स्क्वायर 45 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और यहां से आपने लैम्डा की सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी कितनी? लैम्डा इक्वल 0 3 और 15। तो ये सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। कैसी वैल्यूज हैं? ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। बस इतनी बात आपको यहां पे देखनी है कि इसकी सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। यही पॉइंट हमने लिखा है रिजल्ट नंबर 1 में। क्या है ये? कि अगर आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, और इसमें एक वर्ड और जोड़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ऑल आइगन वैल्यूज, ऑल जोड़ लो इसमें। इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन एंड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल टू मतलब कि कितनी है? डिस्टिंक्ट है, 3 है, और 3 ही इसका ऑर्डर होगा, तो फिर ये क्या होगा? डायगोनलाइजेबल है। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझिए कुछ। तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे कि ये इसका डायगोनलाइजेबिलिटी प्रूफ होती है। लिखेंगे सो
सो ए इज डायगोनलाइजेबल। तो एक बात तो ये है, बस इतना, डायगोनलाइजेबल हो गया, एंड इट इज कन्वर्टेड टू डायगोनल मैट्रिक्स डी। कैसे लिखेंगे? ऐसे देखो, एक तरफ 0 और ये 3 और ये 15, बस डायगोनल पे ये क्या करना है, डायगोनल्स पे इसकी आइगन वैल्यूज लिखनी है, और बाकी सभी जगह बस 0 0, बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 0, बस। यानी डायगोनल एंट्रीज में आप उसकी आइगन वैल्यूज लिख देंगे और कुछ नहीं, और इसका ऑर्डर कभी ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 15 लिखो, 15 3 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, आर द आइगन वैल्यूज। तो ये तो है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन जो है, ये भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखेगा, मतलब इसका भी यही लैम्डा है, लैम्डा की इक्वेशन यही है, जैसी इक्वेशन इसकी आएगी, ऑब्वियसली आएगी ही। अब बताओ ना, अगर मैं इसके डायगोनल से माइनस करूंगा लैम्डा, तो यहां पे मुझे माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 15 माइनस लैम्डा मिलेगा, और उसे मैं एक्सपेंड करूंगा तो 3 फैक्टर ही तो मिलेगा मुझे। क्या क्या मिलेगा मुझे? माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा और 15 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये भी तो वही होगा जो पीछे हमने सॉल्व किया था, यानी यहां से भी तो लैम्डा की वैल्यू 0, 3 और 15 ही आएंगे, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसलिए सिमिलर मैट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है, और इसके इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो नेचर इसका देख रहे हो वही नेचर आप इसका देखोगे। तो ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस का, कि एक बड़े मैट्रिक्स जो कि आपको बहुत डिजिट्स की जिसमें जरूरत है, यहां पर देखो यहां कितने सारे डिजिट्स की जरूरत है, इतने नंबर ऑफ डिजिट्स की जरूरत है, साथ ही इसमें प्लस माइनस की जरूरत है। तो इतनी डिजिट्स के बदले आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज को सिलेक्ट करके एक नया मैट्रिक्स बना सकते हो, जो वही काम करेगा जो काम ये वाला मैट्रिक्स कर रहा होता है, इतना सारा। बात समझ में आई? अब ये तो एक जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि भाई ये आप कर दिया, ठीक है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका क्या एप्लीकेशन है? आज आप जितना भी क्यूआर कोड देख रहे हो ना, जिसको आप स्कैन करते हो, वो सब इसी से बना हुआ है। वो सारा का सारा क्यूआर कोड की जितनी भी कोडिंग है, उसका एक एक रेक्टेंगल एक एक मैट्रिक्स है, और उसके अंदर भी डिफरेंट मैट्रिक्स के स्कोप्स हैं। और अब आप सोचो, हर इंसान के हाथों का अंगूठा या इसके उंगलियों का जो निशान होता है हमारा, ये सारे के सारे स्कैनर की तरह है, और ये जो स्कैन्स हो रखे नेचुरली, बस जस्ट इसको हमने मैथमेटिकली डिकोड किया है। और आज जितना भी आप एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें बार कोड या क्यूआर कोड यूज कर रहे होते हैं, वो कुछ और नहीं है, इन मैट्रिसेस का एप्लीकेशन है। तो वहां पर हम इतने सारे डिजिट्स को यूज ना करके एक लॉजिकल एप्लीकेशन बना देते हैं, जो आपको बस एक क्यूआर कोड जनरेट करके अपने आप देगा। और एक पर्टिकुलर, अगर छोटी सी दुकान में भी किसी ने क्यूआर कोड लगाया है, दुकान छोड़िए, आप अपने जो भी आप फोन पे, पेटीएम चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं, तो उसमें भी आपके नंबर का एक पर्सनल क्यूआर कोड होता है। आप व्हाट्सएप तक चलाते हैं तो उसका भी एक अपना हर आइडेंटिटी का क्यूआर कोड है। तो वो क्यूआर कोड आप तुरंत एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट करेंगे, अपना नंबर चेंज करेंगे, आपका क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा। तो ये वो नंबर्स हैं। तो दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स के कॉम्बिनेशन के सहारे हम एक छोटे से मैट्रिक्स से, एक छोटे से रेक्टेंगुलर एरे से, रेक्टेंगल होता है ना, वो देखा है, वो बार कोड जो स्कैन करता है, तो वो छोटे छोटे रेक्टेंगल एरे नहीं है, वो एक छोटी सी डिजिट है ये, और फिर उसके साथ में कुछ गैप है, फिर एक और छोटी सी डिजिट है, तो पूरा का पूरा बार कोड उसी से जनरेट है। तो ये एक्चुअली कोडिंग और डिकोडिंग वाली लैंग्वेज में काम आते हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी। और अगर अच्छे से कहा जाए तो अगर किसी सिक्योरिटी या फिर कहना चाहिए
अलार्म में कहीं यूज़ करना है या किसी हाई प्रोफाइल कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें होती हैं उसको प्रोटेक्शन करनी है, बैंकिंग सेक्टर है या और अदर सेक्टर्स हैं, या किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी रेटिना तक स्कैन होती है तो उसका भी एक बारकोड जनरेट होता है। तो ये क्या है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का एक मेजर्स है जो आप मैट्रिसेस के यहाँ पर सीख रहे हो। इसका टेक्निकल एडवांटेज जो आज की पूरी टेक्नोलॉजी में आप एक मैसेज भी कर रहे हो ना किसी को व्हाट्सएप पे, वो भी इस लैंग्वेज में डिकोड होके जाता है, तभी तो लिखा होता है एनक्रिप्टेड मैसेज, दिस चैट इज एनक्रिप्टेड सिंक्रोनाइज्ड। बोलते हैं ना कि हम भी नहीं देख रहे आपकी चैट्स, जिसको आप भेज रहे हो बस वही देख रहा है। तो ये उसी बारकोड्स के थ्रू सेंड होते हैं। आई बात समझ? तो ये जो हम डायगोनलाइजेबिलिटी करते हैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल चूंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कुछ पीएचडी तो करनी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनर्स केस में इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं आगे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च का फील्ड है। ठीक है, तो ये यही नहीं मतलब ये कि कॉपीराइट का जहाँ भी आप यूज़ करेंगे, कोई एक पर्सनल आइडेंटिटी जिसकी हो, तो ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई भी एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स में, अगर उसकी सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट। तो आइगन वैल्यूज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आप आइगन वैल्यूज से ही डिसाइड कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज से ही डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन की तरह आपको दिखाया इस तरह से। ये पहले रिजल्ट के लिए था। अब एक रिजल्ट और है इसका, दूसरा रिजल्ट, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट ना हो, जैसे कि मैंने वो सेकंड क्वेश्चन कराया था आपको, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो फिर हम आइगन स्पेस में जाते हैं, आइगन वेक्टर्स में जाते हैं, और आइगन वेक्टर्स में जब हम पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं क्या उतने ही आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं जितना ऑर्डर है, और वो आइगन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का कैसे चेकिंग किया था, डिटर्मिनेंट निकालते थे, अगर जीरो नहीं आया तो एल जीरो आ गया तो एल डी, याद आ रहा है, वो चीजें हैं। और फिर उस केस में जो वो आइगन स्पेस के मैट्रिक्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, तो फिर वो एल आई होगा, और एल आई होगा उतने ही अगर वेक्टर्स मिल रहे हैं जितना उसका ऑर्डर है तो भी डायगोनलाइजेबल होगा। कहती बात आपको समझ में? तो अब देखो दूसरा रिजल्ट लिखो आप इसमें, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2। लेकिन रिजल्ट 2 कब लागू करेंगे आप? रिजल्ट 2 तब लागू करना जब पहला पॉइंट फेल हो जाए, जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ना हो। इसके ऊपर रिजल्ट 1 के ऊपर लिख देता हूं मैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वैसे तो लिखा ही हुआ है, डिस्टिंक्ट वर्ड को ऐसे बंद कर दो, ये डिस्टिंक्ट है। जब आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट ना हो तब उस केस में रिजल्ट 2 लागू होगा। रिजल्ट 2 देखिए क्या है, हाँ जी, रिजल्ट 2 में क्या कहेंगे, फॉर इक्वल आइगन वैल्यूज, लिखो, या ऐसे लिख लेना, फॉर नहीं, व्हेन करना, व्हेन लैम्डा रिपीटेड, ऐसे लिख देना, जब लैम्डा रिपीट हो, ये इसकी पहचान है। तो लैम्डा रिपीट होगी तो क्या करना है आपको, फिर आइगन वेक्टर्स पे जाना है, आइगन वैल्यूज से काम नहीं चलेगा, आइगन वेक्टर्स पे जाना होगा। तो लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखा था यहां पर, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन ए इज डायगोनलाइजेबल। देखो यहां क्या आएगा, इफ आइगन स्पेस have same equal number of eigen vectors as order of A, या फिर ऐसे लिख लो कि आइगन वेक्टर्स या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स उतने ही हैं जितना A का ऑर्डर है, जितना A का ऑर्डर। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन किया है ना वो, तो उसमें आपने समझा होगा कि E लैम्डा में 3 वेक्टर आ रहे हैं, और वो 3 वेक्टर्स जो आ रहे हैं, वो जो 3 वेक्टर्स आ रहे हैं वो भी उतने ही हैं जितना, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आइगन वैल्यूज वाले की, तो उसमें भी आपको 3 वेक्टर्स मिलेंगे और 3 वेक्टर्स उतने ही जितना ऑर्डर है, तो वो भी डायगोनलाइजेबल होगा। तो यहां पर देखो मैं इसी का स्टेटमेंट बना देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, लिखेंगे अ मैट्रिक्स A is said to be diagonalizable
diagonalizable if its eigenspace e lambda बोलते हैं इसको, आइगन स्पेस को हम e lambda has equal number of eigenvectors, linearly independent eigenvectors, equal number of linearly li vectors होने चाहिए ना, वो बेसिस होने के लिए एक्चुअली ना, equal number of linearly independent eigenvectors as order of A, ऐसे ठीक है, सही लैंग्वेज. A matrix A is said to be diagonalizable if its eigenspace E lambda has equal number of linearly independent eigenvectors as order of A. जितना ऑर्डर है A का उतने ही आइगन वेक्टर आने चाहिए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. अब Li का कैसे पता लगेगा? डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए. ये मैं पुराना रिव्यू लिख देता हूं आपके लिए ताकि थोड़ा सा याद रहे. रेड पेन से लिखता हूं. स्टार पॉइंट फॉर Li लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या था? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. याद आया कुछ? उस दिन मैंने 2 कॉलम बनाए थे, एक तरफ Li एक तरफ Ld लिखा था, फिर ऑल AI 0 नॉट ऑल AI 0, फिर उसका वर्किंग रूल लिखा था. रैंक निकालेंगे, रैंक चेंज, रैंक डज नॉट चेंज, कुछ ऐसा था ना. और रैंक निकालने का एक तरीका बताया था, डिटरमिनेंट निकालो या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो डिटरमिनेंट सस्ता है, 3/3 में लगा देते हैं हम. ये बात भी लिखवाई है मैंने, नोट खोल के देख लेना अपने नोट्स के. 3/3 में डिटरमिनेंट्स अप्लाई करना. तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से अगर वो उतने ही है जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो आपका क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल होगा. अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन बताएंगे आइगन वैल्यूज वाला. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट the matrix show that the matrix 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. देखो ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज वाला. ध्यान से देख लो इसको, ये कर चुके हैं आप ऑलरेडी, मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको. इज डायगोनलाइजेबल ये शो करना है. अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डायगोनलाइजेबल शो करना है, इस टाइप के, ये सेकंड क्वेश्चन है. सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन इन टॉपिक 4 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1 4. ठीक है, स्टार बनाओ इसके ऊपर. 1 1 4 रिपीटेड आइगन वैल्यूज, रिपीटेड आइगन वैल्यूज. तो ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज का केस हुआ. अब इस कैटेगरी में क्या करना है? पहले तो आप पूरा सॉल्व करो उसे, मैं तो बस जस्ट आपके लिए लिख रहा हूं ये. पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, लैम्डा की वैल्यू दिखाओ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, जल्दी से यहां 1 1 4 तक पहुंच जाओ लैम्डा की वैल्यू पर. कैसे लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करते हैं इसे. a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. जल्दी से बताओ. 2 माइनस लैम्डा, पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार. 2 माइनस लैम्डा
माइनस वन माइनस वन 2 माइनस लैम्डा माइनस वन, फिर कहाँ की बात चल रही है? अच्छा ये फर्स्ट, अच्छा अच्छा A13 पोजीशन पे 1 है, ठीक है। चलो और बोलो। 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ पहले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, ओके, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये आनी चाहिए, चेक करो, हम कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। तो यहां से आपको ना लैम्डा माइनस 1 की पावर 2 और लैम्डा माइनस 4 ऐसा मिल रहा होगा, फिर लैम्डा की वैल्यू 1 1 4 हो जाएगी ऐसे। अब ये तो रिपीटेड हो गया, रिपीटेड, तो पहले आप लैम्डा इक्वल 4 के लिए आइगन वेक्टर निकालना। यहां पे ये रिपीटेड हो गया, रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज रिपीटेड होगी। नहीं तो अगर ये डिस्टिंक्ट आती तीनों वैल्यूज और ये इक्वल होती ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी इससे पहले किया था हमने, तो फिर सीधा बोल देते डायगोनलाइजेबल है, लेकिन अभी नहीं बोल सकते डायगोनलाइजेबल, ओके, अभी नहीं कह सकते डायगोनलाइजेबल को, ठीक है। तो अब क्या करना होगा? नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आइगन वेक्टर्स। लिखेंगे नाउ we will find eigen space e lambda। अब हम आइगन स्पेस e लैम्डा निकालेंगे, और ये कुछ और नहीं होता है, आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन होता है। 3 आइगन वेक्टर्स यहां पे आने चाहिए, अगर 3 नहीं आएंगे तो फिर ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है जी। आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो अब पहले आप 4 के लिए निकालो, पहले डिस्टिंक्ट के लिए निकालते हैं। लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल 4, डिस्टिंक्ट के लिए क्या करते थे, डायगोनल से 4 माइनस करो, तो a माइनस 4i ऐसे इसका मैट्रिक्स बनाओ, और इधर कैपिटल X लिखो इज इक्वल टू 0। ऐसे तो लिखते हैं आइगन वेक्टर्स को, आइगन वेक्टर्स को ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो हाँ जी बोलो जल्दी, क्या कर लिखें? 2 माइनस 4 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 2 माइनस 4, और इधर क्या लिखा जाएगा? x y z, ऐसे इधर चलेगा 0, मतलब 0 0 0। और मैंने आपको समझाया था कि डिस्टिंक्ट रोज आप इसमें कलेक्ट कर लें, डिस्टिंक्ट। तो माइनस टू ये माइनस 2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इनको, करो इन्हें सिंप्लीफाई जल्दी से। मैं सीधा लिख देता हूं, यहां पे माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। ये लो माइनस टू और माइनस 2, ये डायगोनल चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या समझाया था? सिर्फ कोई भी 2 रो आप ले लें, x अपॉन बीच वाले में माइनस लगाना है, माइनस y अपॉन और z अपॉन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट का आइगन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेना, और पहले 2 रो पकड़ लें, जैसे x आई तो इसको बंद करें, आगे के दोनों में क्रॉस, आगे के 1 और बीच में माइनस 2, कितना आएगा? आगे बोलो, 2 और माइनस 1 तो फिर से 3 आएगा, और z के अपॉन पर भी 4 माइनस 1 फिर से 3 आएगा। तो इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ये 3 1 जा, ये फिर से 3 1 ऐसे, और 3 1, तो क्या आएगा? x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 1 और z अपॉन 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
तो आइगन वेक्टर क्या हुआ, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर को देखो ऐसे कॉलम वाइज लिख देना, 1 -1 1, ये है ऐसे, ये है इसका आइगन वेक्टर। तो एक आइगन वेक्टर तो ये आ गया 1 -1 1, ऐसे आएगा। डिस्टिंक्ट का निकालना सीख लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही किया था हमने। लेकिन अब इक्वल के केस में आप देखना, उसमें आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई होगी, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल 1, 1, ऐसे, इसके 2 बार के लिए, इसके लिए करेंगे। तो जैसे आप इसमें 1 करते हैं तो क्या किया जाएगा, a -1 इंटू आई, और ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। तो 1 माइनस करके बता दो बस सीधा, 1 -1 1, -1 1, -1 1 -1 1, ये आएगा, ठीक। अब यहां इसे x y z ऐसे लगा देते हैं, ऐसे x y z, और ये तो 0 0 0 चल रहा है, 0 0 0 ऐसे, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे आप इसमें लिखेंगे तो x अपॉन भी 0 मिलेगा, y अपॉन भी 0 मिलेगा, z अपॉन भी 0 मिलेगा। लिखेंगे नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इज फेल्ड इन रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, ये काम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रिपीटेड रूट्स में, क्या करेंगे तब, देन ये देखो स्टार पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां, स्टार पॉइंट, देन फॉर repeated roots write any equation, किसी भी इक्वेशन को लिखो। अब देखो ना यहां ये 1 -1 1 लिखा है, अब देखने में लग रहा है कि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ये भी 1 -1 1 बनाया जा सकता है माइनस कॉमन लेकर, और यहां पर ये 1 -1 1, ये सब तीनों की तीनों एक जैसी ही है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आप कोई सी भी इक्वेशन लिखोगे तो फिर आपको एक ही तो इक्वेशन मिलेगी, जैसे यहां पर ये मिलेगी x - y और प्लस z इज इक्वल टू 0, यही मिलेगी बस आपको। एनी इक्वेशंस का मतलब यही मिलेगी बस। अब यहां इस तरह लिखने के बाद आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड एनी वन वेरिएबल in terms of other two, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो बाकी दो के रिस्पेक्ट में। अब आपकी मर्जी, चाहे तो यहां x की वैल्यू निकालो, चाहे y की निकालो, चाहे z की निकालो, वो आपके ऊपर है। क्या मतलब ये कि अगर आप यहां पे x लिखोगे तो आपको मिलेगा y - z, अब बस ये काम हो गया। x लिखेंगे y - z, बस इसके बाद बहुत इजी, ये काम हम पहले कर चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। कैसे किया था वहां बताओ, y एंड z आर फ्री वेरिएबल्स, सो करना क्या है, y को 0, y को 1, z को 0, ऐसे y को 1, z को 0, तो फिर x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फिर वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा 1 1 0 1 1 0, ऐसे 1 1 0, एंड एक बार y को 0 और z को 1 रखना है अपनी तरफ से, फिर देखो x कितना आएगा -1, तो वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर x y z होता है, -1 0 1, तो -1 0 1। तो अब आइगन स्पेस देखो क्या आएगा, आइगन स्पेस इन तीनों वेक्टर्स को एक साथ लिख देते हैं कंबाइन करके, लिखेंगे देन आइगन स्पेस ई लैम्डा क्या होगा, हाँ जी ऐसे, पहला क्या था
फर्स्ट वन, 1 माइनस 1 1, ये तो था 1 माइनस 1 1, हाँ जी लिखो इसे 1 माइनस 1 1, कॉमा दूसरा ये 1 1 0 और तीसरा ये -1 0 1, ये होगा। तो ये आइगन स्पेस आ तो गया, लेकिन इसमें कितने वेक्टर्स हैं? कितने वेक्टर्स हैं? 3। लेकिन क्या ये Li है? वो तुम्हें अब चेक करना है। Li अभी चेक करेंगे, P का वैल्यू निकाल के लिखेंगे फॉर Li, लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, उसको आप P कहो, मैट्रिक्स ऑफ आइगन स्पेस, तो उसे P कहेंगे। पता है क्या करना है? क्या करना है? ये जो मैट्रिक्स लिखे है ना, ये जो आपने कॉलम बनाए थे, इसको कॉलम वाइज अरेंज कर देना है, ठीक है? तो क्या होगा? 1 माइनस 1 1 1 1 0 माइनस 1 0 1, रो वाइज भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ही आपको इसका निकालना है। तो क्या कहेंगे जी? आप P का डिटर्मिनेंट चेक करो और मुझे बताओ कितना आएगा। 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 ऐसे, -1 -1 माइनस 0 और -1 0 -1, ऐसे देख लो। यहां से मिलेगा आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है? 3। क्या ये 0 के इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये Li है, और Li है तो कितने कितने है? 3 है, और 3 है, ऑर्डर भी कितना था उसका? 3 ही था, इसलिए डायगोनलाइजेबल है। आगे बात समझ, लिखेंगे सो E लैम्डा हैज 3 Li आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स, सो A is डायगोनलाइजेबल। ये है दूसरा स्टेटमेंट आपको डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने वाला, ठीक है जी? एक तरीका ये होता है डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने का। बताओ, ये दो रिजल्ट पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया आइगन वैल्यूज वाला, तो आइगन वैल्यूज का मैंने वहां पर नहीं कराया था, तो ये यहां हो गया है, ठीक है? चाहे तो अगर नहीं किया किसी ने तो यहां से नोट कर लेना, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये इस तरह से सॉल्व करना है। बस ध्यान देने वाली बात ये, कभी अगर रिपीटेड हो तो एक इक्वेशन बनाओ और बाकी के 2 वेरिएबल्स 1 0 0 1 के रिस्पेक्ट में इस तरह से वैल्यू निकालो। हमेशा इंडिपेंडेंट ही आएंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो ना 1 0 0 1 इंडिपेंडेंट है, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी इंडिपेंडेंट ही हमेशा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? एक जो P मिलेगा, P ये वेक्टर्स, ये इस तरह से, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, Li वेक्टर्स होंगे ये सारे। Li वेक्टर्स कितने हैं? 3 हैं, और 3 ही ऑर्डर था किसका? A का। तो ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 ये इसी बात को कह रहा है। देखो जो मैंने रिजल्ट 2 आपको कराया है, ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने, इसमें लैम्डा रिपीट हो जाए तब उस केस में आपको आइगन वैल्यूज पे नहीं रुकना है, आइगन स्पेस तक जाना है। और अगर ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। देखो डिस्टिंक्ट था ये, तो फिर 3 डिस्टिंक्ट है, और सीधा डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब डायगोनलाइजेबल तो ये हो गया, ये डायगोनलाइजेबल तो हो गया कि ठीक है डायगोनलाइजेबल है ही, लेकिन इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अगर ये पूछने लगे आपसे तो क्या होगा फिर? अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनलाइजेबल है, ठीक है मानते हैं, लेकिन इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो अब ये क्वेश्चन बना एब इनिशियो मेथड से। ये जो P है ना, आप इस P का बच्चों की तरह इनवर्स निकालोगे। आपके पास कई मेथड है, एक तो वही एडजॉइंट वाला 12th क्लास का, एक कैले हैमिल्टन थ्योरम भी मैंने कराया, जो आपको इजी लगे उससे आप इसका इनवर्स निकालना। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो P इनवर्स A और P को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको उसका डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। ये काम आप घर पे करोगे, लिख देता हूं मैं आपके लिए, लिखो स्टार पॉइंट फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A, find P inverse।
ये आ जाएगा कुछ, ठीक है, एट होम। या पी इनवर्स निकालेंगे, देन फाइंड पी इनवर्स ए इंटू पी, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका डी आएगा, डी, फिर ये डी आएगा आपका, और डी कुछ और नहीं आएगा, डी आपका 1 1 4 आएगा, बाकी सब जगह 0, ऐसे होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, उसकी आइगन वैल्यूज हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके देख लेना। ये काम आपको करना है घर पर। इनवर्स निकालने वाला काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लेंथी काम है, आराम से आप एडजॉइंट वगैरह मेथड से निकाल लेना, यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चूंकि इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, डायगोनलाइजेबल तक मुझे प्रूफ करना था, मैं इसमें एक्स्ट्रा ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है, ये एडिशनल काम है, एडिशनल, ये आपको इसमें जोड़ना है, घर पे करेंगे आप इसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दूंगा अभी आपको इनवर्स कैसे निकाला जाता है, बाकी तो आप इनवर्स निकालना जानती हैं। 2-3 मेथड है, सबसे अच्छा तो कैली हैमिल्टन ही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो फिर आप इसका एक एक को फैक्टर मेथड जो था एडजॉइंट वाला 12th क्लास का, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है डायगोनलाइजेबिलिटी को शो करने का, तो ये काम आप घर पे करेंगे, आंसर इसका यही आएगा। ये इसके जो डायगोनल्स है ना, वो आइगन वैल्यूज ही आती हैं। 114 था कि 144 था, चेक करो, मेरे ख्याल से 114 है, लैम्डा रिपीट हो रहा है ना, 114 है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। चेक करना एक बार, वेरीफाई करना, पी इनवर्स निकालना बस आपका काम है, और फिर मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके सामने लिखा है, शो दैट इट इज डायगोनलाइजेबल। अगर सिर्फ इतना ही सवाल है कि डायगोनलाइजेबल है, तो बस आपको क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। डिस्टिंक्ट है तो वहीं बोल दो डायगोनलाइजेबल है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो आइगन स्पेस तक जाना पड़ेगा, फिर देखो कि वो एल आई है क्या, और वो एल आई आ गए तो वो भी डायगोनलाइजेबल है। लेकिन अगर उसने पूछा पी फाइंड करो सच दैट पी इनवर्स ए पी बराबर डी, तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो पूरा जो मैंने अभी लास्ट में आपको समझाया। फिलहाल इस छोटे से क्वेश्चन को करके देखते हैं, सॉल्यूशन। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो पहले इसकी, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, क्या कहेंगे, 4 माइनस लैम्डा 2 3 3 माइनस लैम्डा, ऐसे इज इक्वल टू 0, 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करो जल्दी से, लैम्डा की वैल्यू बताओ, 12 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 7 लैम्डा और प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। और अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगे, डिस्टिंक्ट होंगी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपको एक तो 1 मिलेगी, एक 2 मिलेगी, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और ऑर्डर के इक्वल हैं, इसलिए डायगोनलाइजेबल होगा। लिखेंगे दैट इज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, और ए का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी इसका 2 है, और 2 ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, देख रहे हो ना, ये 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अच्छा 2 नहीं है, 7 है, 6 सॉरी 6 है, 6 2 नहीं, 2 गलती से हो गया, ठीक है, 1 और 6, तो इसका डायगोनलाइजेबल होगा, ये क्या हो गए, डायगोनलाइजेबल। सो ए इज डायगोनलाइजेबल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड डी क्या होगा, सीधा डी लिख दो, क्या होगा डी, 1 6, हाँ बस ये डायगोनल 1 0 0 6, बस ये आ जाएगा इसका डी,
आगे बात समझ। तो कभी कभी वो सिर्फ इतना पूछते हैं कि डायगोनलाइजेबल है, तो ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन इतना छोटा सा है, फिर इसकी वैल्यू 10 मार्क्स में इतनी ही है और कुछ नहीं करना। लेकिन कभी कभी कुछ लेंथी क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए आपको वो पी इनवर्स भी पूछ लेते हैं कि पी इनवर्स बताओ। तो वो जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया, ये वाला कहां की बात चल रही है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो पी निकाला हमने, इसका आपको इनवर्स भी पूछ लेंगे वो कभी कभी। तो इनवर्स निकालना और आपको काम ये बढ़ जाएगा, ये वाला काम जो मैंने घर से दिया आपको करने का। इनवर्स तो निकाल लेंगे ना, आसान है, निकाल लेना आप इसको और आएगा उसका आंसर वही। तो ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, पी इनवर्स पूछते हैं। देखो जैसे इस सवाल में पूछा है, ये देखो, ये 2017 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। लेट a इज इक्वल दिस, देन फाइंड अ नॉन सिंगुलर p। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। p सच दैट p इनवर्स ap इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये p इनवर्स ap डायगोनल मैट्रिक्स हो तो ये आएगा ही। आप देख सकते हैं p इनवर्स ap क्या है, ये डायगोनलाइजेशन टॉपिक से ही है। इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू डी के ही तो बराबर होता है। तो वो कह रहा है कि डी के बराबर, डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो क्या कहेंगे इसको, p इनवर्स ap बराबर डी। तो वो आपसे डी मांग रहा है, क्या मांग रहे हैं वो आपसे, डी। लेकिन इसमें आपको p भी बताना है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा ऐसे इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करके बताओ जल्दी से लैम्डा की वैल्यूज कितनी आ रही है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। हाँ जी, 6 माइनस, चलो मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ, 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 4। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको लैम्डा की वैल्यू 1,4 आ जाएगी, 1,4। तो ये डायगोनलाइजेबल तो पक्का है ना, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, दैट इज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। और इसका ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज ऑल्सो 2। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फिर डायगोनलाइजेबल तो हुआ ही। तो फिर लिख सकते हैं सो ए इज डायगोनलाइजेबल। अब इसको क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें इसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, डायगोनल बनाना है इसका। तो डायगोनलाइजेबल है ही, इतनी ही बात होती तो बात यही फिनिश हो गई होती, इतनी नहीं है। उसने पूछा आपसे कि एक मैट्रिक्स बताओ P सच दैट P इनवर्स AP इज डायगोनल मैट्रिक्स, यानी D के बराबर। तो अब आपको इसका P भी निकालना पड़ेगा, और D के बराबर आएगा वो क्या होगा, वो 1,4 के बराबर ही आएगा। अगर मैं आपसे सीधा पूछूं ना यहाँ इस क्वेश्चन में, इसका D क्या आएगा, इसका आंसर जो होगा ना D, वो D कुछ और नहीं होगा, वो यही होगा 10 और 04, यही होगा इसका आंसर। आंसर तो ये होगा, लेकिन आपको P बताना है पहले। सवाल की डिमांड समझो आप। यहां उसने ये नहीं पूछा आपसे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसने पूछा है कि फाइंड अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, पहले P बताना। तो वो क्या चाहता है पता है, वो आपसे इसका आइगन स्पेस निकलवाना चाहता है। तो आइगन वैल्यू आइगन स्पेस वाला जो छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए वो उतना ही नहीं है, वो डायगोनलाइजेबिलिटी उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर वो टॉपिक वहां हो गया तो यहां भी हो जाएगा। यहां कर क्या रहे हैं आप, कुछ नया कर रहे हैं नहीं, आप तो बस जस्ट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ही तो निकाल रहे हैं। तो अब आप इसमें लिखेंगे फॉर आइगन स्पेस। हाँ जी, लिखेंगे फॉर आइगन स्पेस ई लैम्डा। और बेसिकली तो आप P के लिए काम कर रहे हैं, आइगन स्पेस P के लिए ही निकाला जाता है। तो क्या कहेंगे, नंबर 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल 1। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप हाँ जी कैसे लिखते हैं, a माइनस 1 इंटू आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0, ऐसे 0 मैट्रिक्स। तो डायगोनल से 1 माइनस कर दो,
ये डायगोनल है ना, 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो 1 2 और फिर से 1 2, है ना, ये तो आएगा भाई। 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 2 1 2 तो आएगा, लिखो 1 2 1 2, और यहां पे क्या लिखोगे x कॉमा वाई, बस दो वेरिएबल है, और यहां 0 कॉमा 0। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब आएगा इसमें मजा। ये क्रॉस लगाने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक ही तो इक्वेशन है दोनों, तो क्या लिखोगे आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से कैसे बनाओगे, एक वैल्यू निकाल दो यहां कोई सी, x इज इक्वल माइनस 2y, x इक्वल माइनस 2y। आगे बात समझ, तो जब एक ही वैल्यू है ना, वो फ्री वेरिएबल है, हियर y इज फ्री वेरिएबल। और मैंने कहा था जब एक ही फ्री वेरिएबल हो तो एक वैल्यू रखनी है 1, एक फ्री वेरिएबल हो तो एक ही वैल्यू रखनी है 1, दो होती है तो एक बार 1 0 फिर 0 1, तीन होती है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी वाला। तो 1 बाई 1 का आइडेंटिटी सिर्फ 1 होता है, तो इसलिए आप यहां पर y को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सो y इज इक्वल 1 रखा, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही, -2। तो आइगन वेक्टर क्या हुआ, आइगन वेक्टर -2 1, ये ऐसे कॉलम वाइज लिखते हैं। बोलो समझ में आ गए, -2 1 ऐसे। यहां आप वैल्यूज को सॉल्व करके नहीं निकाल सके, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। कभी कभी क्या होगा इस टाइप की इक्वेशंस में आपको राइट साइड में 0 है ना, तो 0 0 ही वैल्यू मिलेगी, तो 0 0 के अलावा आपको वैल्यू निकालनी, तो ऐसे निकल के आएगी। एक इक्वेशन बनाओ, एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा, उसमें 1 रख दो और बस दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये पहला आइगन वेक्टर है। अब इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू के लिए निकालो, किसके लिए निकालेंगे, लैम्डा इक्वल 4 के लिए लिखेंगे, नंबर 2 फॉर लैम्डा इक्वल 4, इसके लिए निकालो। तो अभी तक हमने 2 बाई 2 का नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन इसमें आ गया, a माइनस 2 इन 4i, a माइनस 4i और इंटू x इज इक्वल टू 0, ऐसे बना दो, a माइनस 4i। तो डायगोनल से 4 माइनस करेंगे तो बोलो क्या बचेगा, ये था ना 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस करेंगे तो यह -2 हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा, तो -2 2 1 माइनस 1, -2 2 1 माइनस 1। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये अलग है, लेकिन अलग नहीं है। क्या आपको लग रहा है ये अलग है, नहीं अलग नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखो -2 कॉमन निकालो तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 सेम है, देखने में अलग लगेंगी वो, इसलिए सिमिलर का कॉन्सेप्ट आता है कि दोनों चीजें सिमिलर हैं। तो अब ये भी वही है, कोई सी एक इक्वेशन बनाओ, मेरे ख्याल से नीचे वाली बना लेनी चाहिए, x माइनस वाई बराबर 0, तो x इज इक्वल वाई, दैट इज y इज फ्री वेरिएबल, ऐसे। और जब ये फ्री वेरिएबल आ जाए फिर उसके बाद क्या करना है, y को अपनी मर्जी से 1 रखो, 1 रखेंगे तो x भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो आइगन वेक्टर क्या हुआ जी, 1 1 हो गया, ठीक है। आइगन स्पेस कितना होगा, या सीधा p बना दो, लिखेंगे नाउ ई लैम्डा लिख देता हूं पहले मैं, ई लैम्डा पहले क्या था, -2 1, -2 कॉमा 1 और दूसरा ये 1 कॉमा 1, ऐसे। देन ये जो p होता है वो इन ही आइगन वेक्टर्स का सेट होता है, मैट्रिक्स होता है, लिखेंगे सो मैट्रिक्स ऑफ आइगन स्पेस, उसी का नाम p है, p कुछ और नहीं है, आइगन स्पेस का मैट्रिक्स है। तो -2 1 1 1 ऐसे कॉलम वाइज लिखना है, कॉलम वाइज। अब सबसे पहले तो इसे नॉन सिंगुलर दिखाना है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे फॉर नॉन सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट निकालो,
तो क्या पाएंगे आप, -2 -1, तो -3 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो P तो नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर ओके। अब इसके बाद इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालो अब जल्दी से, लिखेंगे नाउ फॉर P इनवर्स, नाउ फॉर P इनवर्स। अब P का इनवर्स निकालना है, बताओ कैसे करोगे P इनवर्स, करो अपने आप जल्दी से P निकालो इसका। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे आप इसका इनवर्स, देखो वैसे तो एडजॉइंट और कोफैक्टर्स वाला मेथड है वो 3x3 वाला, लेकिन ये 2x2 का एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, इधर देखो, शॉर्टकट ये होता है कि डायगोनल है ना, ये डायगोनल्स, इनके एलिमेंट्स फ्लिप कर दो, एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो, 1 को इधर -2 को इधर, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके निशान बदल दो, सबके निशान इधर इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं। आगे बात समझ, तो ट्रिक क्या है वो लिख लो इसमें, 2x2 के फॉर 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स, इनवर्स उसके लिए क्या करना है, उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना।
एंड इधर के निशान प्लस माइनस, प्लस का माइनस या साइन चेंज, बस ऐसे लिख देना, शॉर्ट में लिख देता हूं, साइन चेंज इन वालों के, बस ये कर देना, शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने, ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी इधर वालों के साइन चेंज कर दो, ये डायगोनल जो है इसको फ्लिप कर देना और बाकी के साइन चेंज। ठीक कर देता हूं और ऐसे लिख देता हूं, ये इसके जितने भी हैं, 2 ही तो एलिमेंट्स होते हैं 2 बाई 2 में, ये सिर्फ 2 बाई 2 में होगा, याद रखना 2 बाई 2 में इसके साइन चेंज और बाकी इसका डायगोनल फ्लिप कर देना। तो देखो इसके हिसाब से क्या होगा, ये ऐसे चेंज होगा और इनके निशान बदल देना, तो क्या होगा 1, हाँ जी 1 -2, ये फ्लिप हो गए, ऐसे एक दूसरे में स्वैप हो गए, 1 -2 और इनके निशान बदल दो बस, -1 -1, तो क्या आएगा ये -1 -1। ये एडजॉइंट है, लेकिन क्या करना है, डिटरमिनेंट से डिवाइड भी करना है, डिटरमिनेंट अपॉन पर आएगा। तो डिटरमिनेंट क्या है इसका, ये वाला डिटरमिनेंट -3, तो इसे आप डिवाइड कर दो -1/3, तो ये आया आपके पास A इनवर्स, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब करना क्या है, लिखेंगे नाउ A इनवर्स नहीं P इनवर्स, A क्यों लिख रहा हूं मैं, P इनवर्स, ये P इनवर्स आएगा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे नाउ P इनवर्स AP, तो P इनवर्स ये 1/3 माइनस का और 1 -1 -1 2 और A जो गिवन क्वेश्चन था, हाँ जी क्या था 2 2 1 3, यही था गिवन क्वेश्चन 2 2 1 3, और P कौन है, P ये जो पीछे लिखा है -2 1 1 1 -2 1 1 1 ऐसे, और इसे आप मल्टीप्लाई करना, ठीक करना। बोलो कुछ गड़बड़ है कहाँ पे, अच्छा यहाँ, ठीक है ये -2 है, तो अब आप इन्हें सबको मल्टीप्लाई करना, करना मत, बिल्कुल भी नहीं करना, क्या करना है, क्या करना है, इसका सीधा आंसर लिख देना, जो डायगोनल वाली एंट्रीज थी क्या थी वो 1 4, तो 1 0 0 4, बस खत्म कहानी। वही आंसर जो सबसे शुरू में मैंने लिखवाया था, ये 1 0 0 4 यही आएगा, आता ही है, इसीलिए डायगोनलाइजेबल पहले ही हो जाएगा। डायगोनलाइजेबल है तो ये एंट्री आएंगी, इसकी नहीं आ रही है तो गड़बड़ है, इतना टाइम अपने पास नहीं होगा एग्जाम में रीचेक करने का। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने सॉल्व किया हो वैसे ही आप इसको बना के यहाँ सीधा सीधा लिख देना कि ये डी है इसका। ठीक है जी, तो ये हुआ डी के बराबर। ठीक है, तो P इनवर्स ए पी, P इनवर्स ए पी, तो यहाँ उसने P की वैल्यू आपसे पूछी थी, लिखेंगे वेयर करके लिख देना, वेयर P जो है वो इतना है, क्या है P -2 1 और 1 1, ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिखानी होगी ऐसे, और वेरिफिकेशन ये इस तरह से हो गया। आप इसे मल्टीप्लाई करना घर पे बैठ के, अपने दिल की तसल्ली के लिए इसको करना और ये आएगा। ठीक है, आएगा ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है जो हमें इसमें 2017 में 10 मार्क्स का पूछा गया है। क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा चेक करना, ज्यादातर क्वेश्चंस में डिस्टिंक्ट आती है, 2/2 में तो आएगी डिस्टिंक्ट, और उसके बाद डिस्टिंक्ट आएगी तो डायगोनलाइजेबल होगा, इतने काम खत्म। लेकिन अगर उसने आपसे पूछा कि P भी बताइए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा उसने P, तो P बताने के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको पूरा आइगन स्पेस बताना है। इसके लिए 1/1 का मैट्रिक्स मैंने पहले नहीं कराया था क्योंकि मुझे यहाँ कराना था, इसलिए मैंने रोक के रखा। अब आप इसमें समझ गए होंगे, एक ही इक्वेशन मिलेगी, बस उसमें y की वैल्यू 1 रखो, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। इस तरह से 2 आइगन वेक्टर्स निकले, आइगन वेक्टर्स के बाद जो इसको कॉलम वाइज अरेंज किया, ये आपको P मिलेगा। हमेशा इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही डायगोनलाइजेबल हो चुका होगा। अगर ये 0 आ जाए तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 आ जाए तो भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद तो फिर क्या करना है, ये P इनवर्स निकाल देना। ये ट्रिक मैंने 2/2 की बताई, जल्दी से काम आ जाएगी। 3/3 में कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, कैले हैमिल्टन से करना पड़ेगा या फिर कैसे, फिर पूरी मेहनत है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा।
उसको करने के बाद फिर ये वेरीफाई होगा, बस खाली लिख के तो दिखाना है, आंसर तो आएगा वो इक्वल। ठीक है जी, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये वाला, लेट ए बराबर दिस, फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा थोड़ी सी मेहनत करके फटाफट से इसके लैम्डा चेक करके बताओ और फिर हम इसका P चेक करेंगे। थोड़ा जल्दी से बताना और टाइम मत लगाना इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा इनवर्स वगैरह निकालने के लिए भी है, 3/3 का है। तो सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। क्या कहेंगे? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1, 1, 2 माइनस लैम्डा 1, 2, 2, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक करो और वैल्यूज बताओ यहां से लैम्डा की क्या आ रही है, एक्सपेंड करके करो इसको सॉल्व। क्योंकि आइगन वैल्यूज में हम बहुत बार कर चुके हैं ये काम, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस है, अच्छा रहेगा आपके लिए। सॉल्व करो। लैम्डा की वैल्यूज बता दो कितनी कितनी आ रही हैं। ये काम आपका है, आपको इसका सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3 आनी चाहिए। 1, 2, 3 डिस्टिंक्ट, दैट इज डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। और इसका ऑर्डर भी कितना है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ए का ऑर्डर भी 3 है, तो इस हिसाब से डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लिखेंगे सो ए इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। और अगर आपकी इसकी आंसर पूछें तो आंसर इसका यही होगा। आंसर 1, 0, 0, 0, 2, 0 और 0, 0, 3, ये इसका डी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इतना सवाल में नहीं पूछा उससे, क्वेश्चन में उसने हमसे कुछ और बातें पूछी हैं। फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, ये पूछा है पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगेन आपको फिर से वहीं पहुंचा रहा है वो, 3/3 का क्वेश्चन है, इसका एक एक करके आइगन वेक्टर निकलेगा। चूंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों डिस्टिंक्ट है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया डिस्टिंक्ट का केस, तो तीनों डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस मिलेंगे और वो पी हो जाएगा बस। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट वाला केस है, नहीं समझे क्या? जैसे वो आइगन वैल्यूज का उस दिन भी क्वेश्चन कराया था मैंने, और आज भी फिर से दोबारा जो कराया मैंने रिजल्ट 1 के अंदर, जैसे ये था 0, 3, 15 वाला डिस्टिंक्ट वाला, तो डिस्टिंक्ट वाले केस में तो आपने बस इतना ही काम निपटा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पी भी निकालना है, तो पी निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। अब लैम्डा इक्वल 1, 2, 3 इन सब के लिए इसकी आइगन वेक्टर्स निकालिए। लिखेंगे नाउ फॉर आइगन स्पेस ई लैम्डा, ई लैम्डा, आइगन स्पेस ई लैम्डा। नंबर 1 फॉर लैम्डा इक्वल 1, लैम्डा इक्वल 1 क्या लिखते हैं? a माइनस 1 इंटू आई, ऐसे x इज इक्वल टू 0। डायगोनल से 1 माइनस करो और x y z मल्टीप्लाई में, हाँ जी, तो ये मैट्रिक्स है 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस, इससे 1 माइनस करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, बाकी सब ठीक रहेगा वैसे ही। तो जरा बताओ क्या होगा? 0, 0 माइनस 1, 0, 0 माइनस 1, ये सबसे बेस्ट है। और
1 1 1 1 1 1, बस इसी से काम चल जाएगा वैसे तो, लेकिन लिख लेते पूरा है 2 2 2 2 2 2। अब मुझे एक बात बताओगे आप, जैसे जैसे ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इसमें आप पहचान पाओगे कौन सी दो इक्वेशन डिस्टिंक्ट है, कौन सी दो इक्वेशन डिस्टिंक्ट है? फर्स्ट और सेकंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो एक जैसी है, तो कभी सेकंड और थर्ड को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर लेना, समझे ना आप? बोलो। हम यहां इस R1 को और R2 को चुनेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो x अपॉन y अपॉन बीच में माइनस और z अपॉन ऐसे। x को बंद करो, 0 माइनस माइनस 1 तो 1 आएगा, फिर y 0 माइनस 1 माइनस 1 फिर से 1 आएगा, और z 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स क्या होगा? सीधा लिख दो यहां, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ऐसे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब 2 के लिए निकालो, फॉर लैम्डा इक्वल टू, फॉर लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते हैं? a माइनस 2i इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं इसमें। तो अब इस बार -2 करेंगे, तो -1 0 -1 1 0 1 हो जाएगा, 2 2 0 2 2 1 हो जाएगा। सही लिखा क्या? x y z, जरा चेक कर लो एक बार, 0 0 0, ठीक है क्या? एक बार चेक करो, डायगोनल से 2 माइनस करके क्या है मैंने ठीक लिखा? नहीं है तो मुझे बताओ कहाँ गलत है। लैम्डा इक्वल 2 के लिए, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और देखो फिर क्या बन रहा है, x अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन, कौन सी दो लेना चाहेंगे? हाँ जी, पहली दूसरी नहीं लेना चाहिए, दोनों एक जैसी हैं। तो अब यहां पर सेकंड R2 और R3 को ले लीजिए, R2 R3 को, तो x चाहिए, इसमें y पे माइनस लगना है, R2 R3, तो 0 -2, तो ये -2 हो जाएगा ऐसे। अब y 1 -2 तो -1 हो जाएगा, और z 2 -0 तो 2 हो जाएगा। तो कितना होगा? -2 1 2, ठीक लिखा क्या? चेक कर लो। नहीं देखो, हाँ बीच में, बीच वाला y तो माइनस रहेगा, लेकिन आप R2 R3 ले रहे हैं ना, तो x पोजीशन बंद करो, तो 0 -2 -2, फिर y 1 -2 -1, और फिर z वाला 1, वो 2 जा 2 -0 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट कर देना, तो -2 1 2, तो यहाँ से आइगन वेक्टर मिलेगा, आइगन वेक्टर -2 1 2 -2 1 2, ये ऐसे, ये आ गया -2 1 2। ये डिस्टिंक्ट वाली तरह से आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं हम, और क्या है, ठीक है। अब तीसरा एक और केस बचा, लैम्डा इक्वल 3 के लिए, नंबर 3, फॉर लैम्डा इक्वल 3 क्या लिखते हैं? a माइनस 3i इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0, a माइनस 3i, बोलो जरा क्या होगा? -2 0 -1, -2 0 -1, और क्या होगा? 1 -1 1 1 -1 1, और 2 2 0 2 2 0, ऐसा ही है क्या? चेक करो जरा, 0 0 0, हाँ जी देखो चेक करके, यही आ रहा है क्या? ठीक है।
अब इसका क्रॉस लगा दो, कौन सी लेना चाहोगे, अभी तो तीनों ही बार अलग अलग है, R1 R2 ले लो, ये R1 ये R2, तो फिर x अपॉन, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगी ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई काम करता है, नहीं तो फिर वो फ्री वेरिएबल वाला केस है। हाँ जी, x बंद करें, y के बीच में माइनस आता है, x 0 -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, फिर ये 0 -2 और +1, फिर से -1 आएगा, और z ये 2 -0, तो 2 आ जाएगा। तो आइगन वेक्टर क्या हुआ, आइगन वेक्टर, हाँ जी, -1 1 2, -1 1 2, तो आइगन स्पेस बना दो पहले, सबसे पहले आइगन स्पेस लिखेंगे, देन आइगन स्पेस ई लैम्डा, क्या था जी, 1 -1 0, 1 -1 0, -2 1 2, -2 1 2, और ये तीसरा -1 1 2, ऐसे। फिर उसका आपको मैट्रिक्स बनाना है, फिर बनाना है उसके बाद मैट्रिक्स, ठीक है, लिखेंगे नाउ मैट्रिक्स ऑफ आइगन स्पेस या आइगन वेक्टर्स, P कैसे समझाया, इसको कॉलम वाइज अरेंज करना है, तो 1 -1 0, -2 1 2, -1 1 2, और फिर पहले नॉन सिंगुलरिटी के लिए इसे आप नॉन सिंगुलरिटी के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे फॉर नॉन सिंगुलर। ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इसको बहुत जल्दी से करना, वहाँ एग्जाम में प्रैक्टिस ठीक और कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालो इसका 1, तो 2 -2 2 -2 0 हो जाएगा, 0 माइनस फिर +2 आएगा, -2 ऐसे, और फिर -1 फिर -2, तो कितना हो रहा है, -4 +2, -2 आ रहा है, -2 इक्वल -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 तो नहीं है इसलिए ये नॉन सिंगुलर हुआ और P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो P इज नॉन सिंगुलर, सो P इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब वो एग्जिस्ट करेगा तो आप उसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे आप, उस P इनवर्स को निकालेंगे, जो भी आपका मेथड ठीक लगे इस P के लिए, चाहे आप इसका कैले हैमिल्टन से करना, चाहे एडजॉइंट मेथड से करना, जो आपकी मर्जी, कैसे भी करना। इसका P इनवर्स आप घर पे बैठ के निकालिए, लिखो नाउ वी विल फाइंड P इनवर्स। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका P इनवर्स घर पे निकालेंगे, ठीक है। देन वेरीफाई P इनवर्स A P इज इक्वल टू D, और D कुछ और नहीं आएगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यही आएगा। ये काम आपको करना है, ठीक है जी। तो ये काम आप घर पे करेंगे। P इनवर्स मैं नहीं निकलवा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का काम है, आप निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। P इनवर्स आपको निकालना है, जो भी मेथड आपको ठीक लगे, एडजॉइंट मेथड हो या कोई सा भी, उससे निकालकर बस उसे जस्ट P इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके लिखना है, और कुछ मत करना, और वो सिर्फ इसके बराबर आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम इसी लाइन पर करना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में 10 मार्क्स का, बिल्कुल सेम, डिजिट्स ही चेंज हुई है, बाकी लैंग्वेज में कोई 1% का भी फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन, देख रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एज इट इज जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है, तो ये भी आपको खुद करना है, ठीक है जी। टू योरसेल्फ, ये होमवर्क में आ गया, और इसके साथ फिर आपको ये छोटा सा असाइनमेंट, 3 सवाल, हाँ जी 3 सवाल, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, हल्के में मत लेना,
नहीं तो ये तुम्हें उड़ा देगा, लेंथी होता है। और 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो 17 में आया है, 14 में आया है, 10 में आया है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। मेथड सीख लिया है, कुछ भी नहीं करना, लैम्डा निकालना है। अगर आपने को उसने पूछा है आपसे कि ऑब्टेन करना है पी, देखो यहाँ भी पी निकालना है, फाइंड अ मैट्रिक्स पी, देखो यहाँ भी पी निकालना है। जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है, थोड़ा सा लेंदी है ताकि बच्चे अपना टाइम कंज्यूम करा दें इसमें, 15-20 मिनट इसमें वेस्ट हो जाए, आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसे मैंने ट्रिक आपको समझाई, जल्दी से बस लिख देना, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा डायगोनल मैट्रिक्स डी के आइगन वैल्यूज लिखनी है। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर भी आपको पी ही निकालना होगा। एग्जामिन वेदर ए इज डायगोनलाइजेबल, ऑब्टेन अ मैट्रिक्स डी सच दैट पी इनवर्स ए पी, देखो देख सकते हैं यहाँ पर ये पी दिख रहा है, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस में आपको पी निकालना है। एक बार देख लो आप इसको क्लियरली, और फिर इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था हमारा डायगोनलाइजेबिलिटी, काफ़ी लेंदी तो है लेकिन आसान टॉपिक है, अच्छे से करना है इसकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनको कभी छोड़ के मत आना, लेंदी होने की वजह से ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर डाले जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। वजह ये होती है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और फिर सोचते हैं कि ये क्वेश्चन छोड़ दे। इन्हीं की वजह से आपके मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चंस किए तो आपका 350 प्लस में जाएगा स्कोर, और अगर ये क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, समझो फिर आपको 200-250 तक भी लेके आना मुश्किल हो जाएगा। इतना आसान लेकिन थोड़ा सा लेंदी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेरे मानने में 5 से 6 मिनट के अंदर आप इसको अपने घर पे बैठ के करने की प्रैक्टिस करना कि इतनी जल्दी मैं इस क्वेश्चन को कर लूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।